अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स में आज की जो सबसे टॉप 4 न्यूज़ है ना 16 सितंबर की, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज 17 सितंबर है, तो आपको ये वीडियो अब सुबह 8 बजे मिलेगी। शुरू करते हैं पहली न्यूज़ पाकिस्तान से। पाकिस्तान में इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल हमारे पास एक लैंडस्केप है फ्रॉम यूएसए। यूएसए का एम्बेसडर जो पाकिस्तान में अभी 2021 में ही यानी कि आप कह लें अपॉइंट हुआ है। पहले तो था ही नहीं पाकिस्तान में यूएस का एम्बेसडर काफ़ी लंबे अरसे से, 2015-16 से तकरीबन। तो क्या हुआ जी कि 2021 में जो अपॉइंट हुआ था उसने विज़िट किया ग्वादर को। ये यहाँ पे ग्वादर है। जब उसने ग्वादर को विज़िट किया तो सिमल्टेनियसली कराची में, पाकिस्तान के कराची जो सिटी है वहाँ पे यूएस का क्लाइमेट का जो डिप्टी चीफ था उसने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई फ्रॉम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। अब ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जो यूएसए है, अब वो ग्वादर जो है वो सी पैक के अंडर फंक्शनल है। अब यूएसए ने एक आईमैक जो इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बनाया है उसको भी फंक्शनल करना है। दूसरा, वो चाइना को कंटेन करना चाहता है इन द इंडियन ओशन। अब यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो डायरेक्टली तो एक्शन नहीं ले सकता चाइना के खिलाफ यूएस के कहने पे। तो यूएस क्या कर रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में क्लाइमेट के लिहाज से यहाँ पे एक्टिवेशन प्रोड्यूस कर रहा है ताकि वो चाइना पे कंटेनमेंट कर सके। वेल, दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो कि आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि ये बड़ी ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाली है इन द इंडियन ओशन पॉलिटिक्स। और चाइना को ऑब्वियसली ये इंडियन ओशन चाहिए, ये ग्वादर, क्योंकि उसने एनर्जी अपने इंपोर्ट करनी है फ्रॉम मिडल ईस्ट। जो दूसरी हमारे पास न्यूज़ है वो आती है हमें जो हमने कुछ दिन पहले बात की थी कि ये जो नॉर्थ कोरिया का जो सदर है ये गया हुआ है इन रशिया। ये आप देखें, ये नॉर्थ कोरिया, ये रशिया गया हुआ है। ये दोनों ही एंटी यूएस है। रशिया तो था ही एंटी यूएस और नॉर्थ कोरिया भी एंटी यूएस, आपको पता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये निकल के आई है कि कल का ना वो वापस आ गया हुआ है। ठीक है, अब वो वापस अपने मुल्क नॉर्थ कोरिया आ गया। लेकिन पीछे से रशिया ने ये बयान दिया है कि दोनों की जब मुलाकात हुई है, प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ कोरिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया यानी कि किम जोंग युंग और जो प्यूटन है, इन दोनों की जब मुलाकात हुई है तो यहाँ पे कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है। दिस इज एक्चुअली सिग्निफिकेंट साइन, क्योंकि पिछले महीने जुलाई में एक्चुअली जो था ना रशिया का फॉरेन मिनिस्टर, उसने विजिट किया था नॉर्थ कोरिया को। तो तब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट साइन हो गए थे जिनमें वेपन की इंपोर्ट एक्सपोर्ट थी, इसके अलावा बाकी ग्रेन डील्स थी कुछ। तो ये सारी जो डील्स है ना ये तब की ही हो चुकी हैं। तो ये एक सिंबॉलिक दौरा अकॉर्डिंग टू द रशियन मिनिस्ट्री, लेकिन डेफिनेटली अंदर की बातें तो बाहर नहीं आती। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज़ है वो हमें मिलती है जी क्यूबा से। क्यूबा एक साउथ अमेरिकन नेशन है। ये आप देखें छोटी सी नेशन है। इसके जस्ट ऊपर हमारे पास मिलता है यूएसए और एक साइड में हमें मैक्सिको। एंड ये है जी अटलांटिक ओशन में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में क्यूबा छोटा सा मुल्क है। दिस इज एक्चुअली अगेंस्ट यूएसए। और यहाँ पे समिट हुई है एक G27 की। G27 एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएन जनरल असेंबली के अंडर काम करती है। ये एक बॉडी है जो यूएन जनरल असेंबली के अंडर काम करती है। और ये जो इस्टेब्लिश हुई थी ना, ये इस्टेब्लिश 1964 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका बेसिक मकसद पता क्या था? ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंटेशन देना। अब ग्लोबल साउथ किसे कहते हैं, इसको हमने अपने ब्रिक्स वाली वीडियो में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये जो हमारे पास साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है और एशिया रीजन है, इन सब को मिला के हमारे पास आता है ग्लोबल साउथ। यानी कि यहाँ पे टोटल जितने ममालिक हैं ना, ये सब के सब इस G27 का पार्ट है। अब ये जो G27 है इसमें एक्चुअली 137 कंट्रीज है, जिसमें चाइना है, रशिया है और सारे बाकी हैं। बट आज के दौर में ना चाइना एक डुअल रोल प्ले कर रहा है। चाइना एक्टिवली G27 का पार्ट नहीं है, बट इनएक्टिवली वो चाइना सपोर्ट करता है इसको, क्योंकि चाइना ने अपनी डिप्लोमेसी भी तो चलानी है ना। अब एक्टिवली पार्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो सारे ममालिक है ना ग्लोबल साउथ में, अगर आप गौर से देखें, सिवाय एक दो के जिनमें आपका रशिया आता है या फिर कोई मेयरली मालदीव वगैरह आते हैं, उनकी इकॉनमी के अलावा बाकी सारे ममालिक जो है ना
वो बड़े ही ज़्यादा यानी कि लोअर मिडिल क्लास या अंडर डेवलपिंग है। तो चाइना उनके साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करता, क्योंकि चाइना ने पिछले 10 साल में, अब वो तो यानी इकोनॉमिकली तो वो यूएसए से टक्कर ले रहा है, उसकी जीडीपी इतनी ऊपर जा चुकी है। तो चाइना इसमें इनएक्टिवली रोल प्ले करता है। वो क्यों रोल प्ले करता है? क्योंकि उसने यहाँ पे डिप्लोमेसी करनी है। अब ये जो ममालिक हैं 27 या 137 जो ममालिक हैं, इसको G77 भी कहा जाता है वैसे। तो ये जो अंडर डेवलपिंग ममालिक हैं, तो ये चाइना को बाहर क्यों नहीं निकाल देते? अब दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क। इसमें 2 रीज़न मेन आती हैं। पहली रीज़न तो ये है कि चाइना के अलावा इस ग्रुप में कोई भी पावरफुल कंट्री नहीं है जो कि यूएसए के सामने या यूरोप के सामने या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके सामने अपनी जो ज़रूरियात है या अपनी माँगें हैं वो रख सके। दूसरी जो मेजर रीज़न है वो ये है कि चाइना G27 या G77 या G137 इसके जो फाइनेंसेस है ना उसको भी सपोर्ट करता है, क्योंकि चाइना ही तो एक कंट्री है जिसके पास पैसा है, बाकी किसी के पास पैसा तो है नहीं। तो इस G27 या G37 या G77 को चलाने के लिए पैसा भी चाहिए होता है, तो इसको सपोर्ट करता है कौन? चाइना। तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट मैटर करती है। ये जो G77 है इसका इस साल इजलास हुआ है क्यूबा में। पिछले साल इसका इजलास हुआ था बेसिकली इन पाकिस्तान। तो ये कोई इतनी सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। इसका इजलास पिछले साल हुआ था इन पाकिस्तान, तो ये सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बेसिकली। ये मिनिस्टर लेवल पे मीटिंग होती है, उसमें आपके रिप्रेजेंटेटिव को लोअर लेवल के ब्यूरोक्रेट्स या फिर नॉन सिग्निफिकेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं इसका पार्ट बेसिकली। तो ये कोई एक्टिव या कोई इतनी कोई वो प्राउड वाली बात नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा खुश नहीं होना कि पाकिस्तान भी किसी G77 का पार्ट है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज़ आती है, लास्ट न्यूज़ है, वो यमन से आती है, बेसिकली मिडल ईस्ट से। यमन में आपको पता है 2010 से ही क्राइसिस में है, जब 2011 में अरब स्प्रिंग के बाद से। तो यमन में क्राइसिस है। यमन के बेसिकली 2 पार्ट्स बेसिकली अगर आप इस तरह कर लें, एक नॉर्थ में एक साउथ में है। ये साउथ वाला है, ये नॉर्थ वाला है। जो नॉर्थ में गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करता है सऊदी अरब, और सऊदी अरब के पीछे फिर इसको सपोर्ट करते हैं यूरोप, अमेरिका, इस तरह के जो ममालिक हैं। जबकि साउथ में जो पार्ट है ना, यहाँ पे हौसी बागी है, हौसी बागी। अब ये हौसी बागी क्या है? बेसिकली ये शिया सेक्ट में है। तो जब ये शिया सेक्ट में है तो फिर इनको सपोर्ट ऑब्वियसली कौन करता है? ईरान करता है, बहरीन करता है, कुवैत करता है, ये सारे ममालिक हैं। अब ये जो यमन का मसला है ये शुरू हुआ था बेसिकली 2011 से, जब दुनिया में अरब स्प्रिंग आया था, ठीक है। अरब स्प्रिंग बेसिकली शुरू हुआ था, आपको पता होना चाहिए, अल्जीरिया से, ठीक है। अल्जीरिया में बेसिकली एक यानी कि एक बंदा था, उसने खुद को आग लगा ली थी वहाँ से। सॉरी, ट्यूनीशिया से, ट्यूनीशिया में फिर एक बंदा था जिसने अपने ऊपर आग लगा ली थी, ट्यूनीशिया अगेंस्ट, यानी कि वहाँ पे बढ़ती हुई इन्फ्लेशन थी और सारी चीज़ें मसले मसाइल थे। तो उससे फिर ये जो आग फैली, यानी आग से मुराद ये कि ये जो जज्बात थे इनका इजहार फैला। तो फिर ये पहले लिबिया में ममर कदाफ़ी की उस टाइम गवर्नमेंट थी, उसको तख्ता पलट किया। आज के दौर में लिबिया 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। यहाँ पे आपकी मोहम्मद बिन नाहल की गवर्नमेंट, और यहाँ पे खलीफा हफ्तार या बिन गाजी का उस है यहाँ पे। यहाँ पे आपको पता है फ्लड भी आए हुए हैं लिबिया में, तो 20,000 से ज़्यादा तो मौत हो चुकी हैं अभी तक, एंड दिस नंबर इज़ इंक्रीजिंग स्टिल। फिर वहाँ पे जो अल-सीसी, फतह अल-सीसी जा था मिस्र में, उसके खिलाफ हुआ ये सारा मसला। फिर ये इसके जो असरात थे वो सूडान में भी महसूस किए गए, चैड में भी महसूस किए गए, नाइजर, इवन के माली एंड अल्जीरिया में, ये सारे ममालिक में महसूस किए गए थे। इवन के यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा मैं बताऊँ मैप से, तो ये इराक, ईरान, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, ये सारे ममालिक ने इसके असरात फील किए थे। सऊदी अरब एंड इवन के यूएई और बहरीन में भी आपको, यहाँ पे आपको बहरीन मिल जाएगा। बहरीन में भी तख्ता पलट हुआ था। बहरीन में भी मिलिट्री कूप की कोशिश की गई थी, लेकिन वो फेल हो गई थी अंडर दिस अरब स्प्रिंग 2011 में। लेकिन खैर, उसके बाद जो अपना यमन में तब का मसला चल रहा था, तब यमन में डिक्टेटर था। तो वो डिक्टेटर को, गवर्नमेंट को हटा के फिर यहाँ पे जो गवर्नमेंट लाने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पे फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स शुरू हो गई। यहाँ पे यमन जो है ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, इसमें शिया है और इसमें सुन्नी है।
ठीक है। जो साउथ में आपके जो शिया है इनको बैकिंग करना शुरू हो गया ईरान, ठीक है, इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स शुरू कर दी। नॉर्थ में जो बैकिंग है वो सऊदी अरब शुरू हो गया। अब रीसेंट डेवलपमेंट क्या है? रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि ये जो सदर्न पार्ट में हमारे पास शिया बागी थे या हौसी बागी जिनको कहते हैं, इनके जो लीडरान है उन्होंने विजिट किया सऊदी अरब को, ठीक है। अब सऊदी अरब को उन्होंने विजिट किया और वहाँ पे ये चीज़ें खुशायद है कि अगर वो सऊदी अरब को विजिट कर रहे हैं, इट मीन के फ्यूचर में हालात अच्छे होने के बड़े चांसेस हैं। मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान और सऊदी अरब में इस टाइम थोड़ी सी रिश्तों में खटास है। उसकी वजह भी यही यमन का ये जंग है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि 2015 में आपको याद होगा कि एक इस्लामिक मिलिट्री कोalition बनाया था, जिसकी सरबराही जो थी वो रहील शरीफ साहब कर रहे थे। अब उस मिलिट्री कोalition ने क्या किया था बेसिकली, सऊदी अरब ने ये इसलिए बनाया था ताकि वो यमन में काउंटर कर सके शिया बागियों को या हौसी बागियों को, क्योंकि ये जो बागी थे ना, ये बेसिकली सऊदी अरब पे हमले करते थे। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वहाँ पे सऊदी अरब को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया था। तब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट से दैट वाज अ गुड डिसीजन नॉट टू पार्टिसिपेट इन सच अ डेडलीस्ट वॉर। तो फिर उसके बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान के फिर रिश्ते थोड़े से खट्टे हो गए। इमरान खान साहब ने इस पॉलिसी को कंटिन्यू किया। थैंकफुली उन्हें समझ आ गई कि यार इस मसले में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये फिर चीज़ें हुई हमारे साथ, एंड दैट्स इट। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो G77 है ना या G34 है, उसका बेसिकली जो आपका हेडक्वार्टर है ना वो यूरोप में है, ठीक है। यूरोप में भी कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड में, जनीवा में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड कीप वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें।